हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रिंस। तो बच्चों 5 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के, और आपने देखा होगा लास्ट चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट क्या बोला था बच्चों, जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम 1 से किसी मीडियम 2 में जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है या पाथ चेंज हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते थे, फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने बोला था एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आपको बताया था डेंसिटीज भी बताया था, है ना। कई किताबों में इस तरीके से डेंसिटी के फॉर्म में दिया रहता, अच्छे से समझ आता। कई नहीं तो डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी से डिनोट कर देती है कई किताबें। बाकी डेंसिटी एक अच्छा फंडामेंटल जिससे समझ आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमने क्या बोला था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ 1 with respect to density of 2 with respect to density of 1। और जब किसी भी चीज की सिर्फ डेंसिटी बोला जाए कि मीडियम की डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, मतलब इसको हमने क्या बोला था, डेंसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसको बच्चों हमने क्या बोला था, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जब भी वो किसी के रिस्पेक्ट में ना बोला जाए तो किसके रिस्पेक्ट में होती है, वो एयर की, है ना। और इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोला जाता है। मैंने बोला था इसमें बहुत पढ़ना है, धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो जब भी कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किसी भी मीडियम की किसके रिस्पेक्ट में हो, एयर के रिस्पेक्ट में हो। एयर की डेंसिटी बच्चों कितनी मानते हैं, होती है 1, रेफरेंस मान रखा है इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। तो सपोज आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं, समझ जाना किसके रिस्पेक्ट में, एयर की। ठीक, अब आगे की कहानी चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ठीक, ये नोट कर लो, है ना। फिर हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, लेकिन इसके बाद लॉ अच्छे से समझ आता है अभी भी। ठीक, डन। चलिए अब ध्यान से सुनना। हमने देखा था कि अगर इसकी डेंसिटी n1 है, इसकी डेंसिटी n2 है, और n2 ग्रेटर देन n1 है, तो ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, ये बात हमें पता है। और फिर हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस R2 में ज्यादा है और रेजिस्टेंस R1 में कम है। तो इसमें क्या, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, इसका मतलब वेलोसिटी v1 में ज्यादा है और v2 में कम है। ठीक, तो यही से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के फॉर्म में डिनोट किया गया। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला जो डेंसिटी होती है बच्चों किसी भी मीडियम की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगी। सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगी। खुद सोचो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम डेंसिटी। क्लियर भी हो रहा है, ज्यादा डेंसिटी तो कम वेलोसिटी, है ना। और अगर उल्टा बोला जाए, जितनी, बोलो बच्चों, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम वेलोसिटी। तो बेसिकली डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना बच्चों। तो मैं कहता हूं कोई n1 मीडियम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, v1 के। और कोई n2 मीडियम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, v2 के, है ना। समझ गए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, लेकिन समझो उस बात को, ये है क्या। ठीक, तो मैं अगर इनका रेशियो ले लूं, डेंसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 1, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, दोनों पे सेम कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो कट जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, v1 बाय v2। जस्ट टेक दिस रेशियो, n2 बाय n1 का रेशियो लेना, तो v1 ऊपर आ जाएगा और v2 नीचे चला जाएगा, तो v1 बाय v2 बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये है क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है, डेंसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equals to the ratio of velocity in 1 divided by velocity in 2। क्या बात समझ आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equals to velocity in 1 divided by velocity in 2। ये रेशियो याद रखना, जो सफिक्स आगे आता है वो नीचे जाता है, जो पीछे होता है वो आगे आता है। लेकिन डेंसिटी के रेशियो में क्या था बच्चों, जो सफिक्स आगे था वही ऊपर आता था, याद है कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज डेंसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 1। ये बस इनवर्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बात समझ में आई, देख लो ध्यान से, नोट कर लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की क्या होती है, रेशियोस ऑफ द वेलोसिटीज इन द मीडियम। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो किसके रेशियो के बराबर होगा, इसके वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई, हाँ कि ना, यस और नो। ठीक, डन, आगे बढ़े। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका है बच्चों।
ध्यान से सुनना, इधर देखिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू n2 by n1, ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू v1 by v2। अरे यस और नो, समझ में आया? और मैं आपसे कहूं कि अगर रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है, मैं से इसको क्या मान लूं, एयर, और इसको क्या मान लूं, कोई मीडियम m, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, व्हाटएवर। तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। अभी से क्या है, ये ऊपर ये नीचे, इनवर्स होता है, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। और आप कह सकते हो वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम को हम एक ही तरह मानते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके डेंसिटी में। आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, हम बेसिकली जनरली रहते हैं इसमें एयर, तो वैक्यूम और एयर को सेम ट्रीट करते हैं, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। यस और तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? और आप बताइए वेलोसिटी इन एयर क्या होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सीधा लिखेंगे हम सी बाय वेलोसिटी इन मीडियम। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो कि कितनी होती है, बोलो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होती है लाइट की, किसमें, एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी इन मीडियम। सपोज ये एयर से आ रही है और किसी मीडियम m में जा रही है, तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दिस मीडियम। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ये एयर के रिस्पेक्ट में। क्या बात समझ है? अच्छे से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आई होप आपको वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गई होगी। वेलोसिटी के फॉर्म में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाए, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसिटी के रिस्पेक्ट में रेट किया। आपको एनसीईआरटी देखोगे तो आपको डायरेक्टली उसको सिर्फ वेलोसिटी के उसमें दिया है, उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा समझने में। डेंसिटी आप समझ गए होगी, किस में जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वेलोसिटी क्यों कम हो रही है बेसिकली, है ना। फिर वहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी में ड्राइव करने के लिए समझ चुके, देखिए कैसे ये आया, क्लियर हो गया, नोट कर लो। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन करते हैं। बोलता है एक रे ऑफ लाइट है, लाइट है, एयर से आ रही है। कहां से आ रही है? एयर से। लाइट है, कहां से आ रही है? एयर से आ रही है, और एक मीडियम में एंटर करी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ध्यान सुनना, अ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर एंटर इनटू द मीडियम, एंटर इनटू द, मैं लिखते रहता हूं मैं यहाँ, है ना, बस आप समझ लिया करो कहां के बाद कहां लिखा। थोड़ी सी आदत है इधर उधर लिखने की, और राइटिंग तो समझ ही रहोगे सर आपकी बहुत बेकार है, आपको समझ तो आ रहा होगा, मैं बोलता भी रहता हूँ साथ में। पेन से लिखता तो और गंदी आती है, इसलिए मैं चौक का यूज कर रहा हूँ। कोई स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो है नहीं अपने पास, जो है यही है, और इसी से कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट आप तक भेज सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ। हाँ बेसिकली मैंने देखा स्मार्ट बोर्ड्स जो होते हैं, मतलब स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, उस पर लिखो तो और क्लियर नहीं दिखता। ये आई गेस दिख रहा होगा आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बाकी आपका नहीं पता, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। तो एक लाइट है जो कहां से चल रही है? एयर में आ रही है, और किस में एंटर करी? इनटू द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो आप उस एयर की, उस लाइट की वेलोसिटी बताओ किस में? उस मीडियम में। सपोज यहां से आई, किसी मीडियम में गई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.5। क्लियर? तो देखिए अब तो फटाफट फॉर्मूला यूज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होती है? वेलोसिटी इन एयर, है ना, जिसको हम डायरेक्टली सी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये आपको दी हुई है 1.5, और हमें पता है वेलोसिटी इन एयर बच्चों कितनी होती है, जल्दी बताओ, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो ये यहाँ क्या, यहाँ हमने लिखा 3 into 10 to the power 8
है ना, ये मीटर पर सेकंड में आएगी, बार बार नहीं लिखना यूनिट। यहाँ vm पहुंच गया तो वेलोसिटी इन मीडियम कितनी हो गई 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। ये 1 से कट गया 2 टाइम्स तो कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, आंसर आ गया सर। क्या आ गया, वेलोसिटी इन मीडियम। और सोचो जब वेलोसिटी इन मीडियम, ये मीडियम की डेंसिटी ये से ज्यादा है ना, तो वेलोसिटी कम होगी। देख लो, उसमें 3 × 10⁸ थी, उसमें 2 × 10⁸ होगी। आसान है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या वेलोसिटी समझ आया डेंसिटी के फॉर्म में, बोलो जल्दी। फिर हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। डन। चलो ऐसे कितने ही क्वेश्चन बना लो। थोड़ा क्वेश्चन को पलट लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि एयर में जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, एयर में जो वेलोसिटी है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में गई, ये एयर में, ये रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में गई और उसकी वेलोसिटी हो गई, ले लो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, तो उस मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। A ray of light travels from air where velocity is 3 × 10⁸ meter per second and enters into a medium and its velocity reduced to 1.5 × 10⁸ meter per second. Then what is the refractive index of that medium? Question समझ आ गया होगा बच्चों ना। मेरे पास कोई टीम है ना, इतना एडिटिंग का मेरे पास टाइम है कि मैं क्वेश्चंस बोलूं और वो यहाँ पर डिस्प्ले कर जाए, है ना। बिल्कुल लाइव जैसी क्लास चल रही है, समझ लेना कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं और हम जो क्लास में बस आप हमसे अभी बात नहीं कर पा रहे हो। बाकी पूरा मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आपको लाइव क्लास चल रही हो, है ना। क्लियर है तो रिकॉर्डेड, बट ऐसा नहीं कि डिस्प्ले हो रहा हो, पूरे डिजिटल फील नहीं है। क्या करें बच्चों, इतना संसाधन नहीं है। आगे चल के हो जाएंगे तो अपन उस पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आइए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में कितनी होगी, वेलोसिटी इन एयर कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे यस और नो, वेलोसिटी कितनी हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, बोलो। तो यूनिट तो कट ही जाते हैं, 10⁸ से 10⁸ कट गया, 1.5 से गया 2 टाइम्स। क्लियर, बोलो। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की आई वो कितनी आई 2 आई। कितनी आई, यूनिट लेस होता है। क्या हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, समझ आ रहा है बच्चों कि बस ईयरफोन लगा के बैठे, कॉपी पेन लेके बैठना, जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसको पॉज कर लिया करो और मेहनत करनी है। ऐसे नहीं मैं जितना भी पढ़ाता रहूंगा वहीं का वहीं हो जाएगा सीन, है ना। तो मेहनत करनी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं सर इतना रिफ्लेक्शन पढ़ाने के बाद अब लॉ पढ़ा रहे हो, हाँ नहीं भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आई देखी, अरे डायग्राम क्यों मिटा दिया। ये कोई मीडियम 2 है, ये कोई मीडियम 2 है, ये कोई मीडियम 1 है। तो कोई 1 मीडियम से लाइट आई, सर क्या कर रहे हो, 1 मीडियम से लाइट आई, यहां गई, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या बात समझ में आई। तो ये एंगल हो गया इंसिडेंट, ये एंगल हो गया रिफ्रैक्टिव, है ना। रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये पॉइंट ओ ले लो, ये पॉइंट ए ले लो भाई, पूरा रिफ्लेक्शन जैसा। तो ओ ए क्या हो गया इंसिडेंट, ओ बी क्या हो गई रिफ्रैक्टेड। आओ देखिए, ओ ए क्या हो गई इंसिडेंट, है ना। ओ बी क्या हो गई, फटाफट समझेंगे, बहुत आसान है, टाइम नहीं खर्च करना इसमें। रिफ्रैक्टेड, ये क्या है रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। और इसको भी नाम देख लो, इसको एन बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। तो एन क्या हो गई नॉर्मल, क्या हो गई नॉर्मल। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, यस और नो। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर दूसरा क्या था
ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। यहां ये पहला लॉ है, ऑल ओ ए ओ बी, अभी आप लिखोगे ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एन एन क्या है, नॉर्मल, लाइज इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन। क्या है बच्चों, ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो आप देखो ये कोई सरफेस होगा, इस पे लाइट गिरेगी और उसी सरफेस से इंटर करेगी और नॉर्मल भी तो उसी में आएगी। ये कोई सरफेस है, मैं कह देता हूं इसको ऐसे समझ लो जरा एक सेकंड के लिए। मैं कहता हूं ये एक्स है, ये जेड है, ये एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन में आई है, एक्स जेड प्लेन में गई है और नॉर्मल भी उसी प्लेन में आई है। तो नॉर्मल से लॉ है, हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, बट ये रिफ्रैक्शन में भी होता है। डन, यस और नो, नोट करो, नोट करो, चलो कर लिया। आओ सेकंड उस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं सेकंड पे। अब ध्यान से सुनना, सेकंड पढ़ाने से पहले आपने कुछ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज याद है, भूल गए? आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप 10th क्लास में ही पढ़ोगे, किसमें, टेक्नोमेट्री वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, और इनके जस्ट अपोजिट भी होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सर ये क्या है, हमें नहीं पता, बेटा मैथ्स की टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हमें साइन का काम है, मैं आपको साइन कॉस टेन तीनों बता देता हूँ, फटाफट सुनना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या होती है, बेस, और ये क्या होती है, हाइपोटेनियस, और ये हमारा होता है एंगल 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, आगे वाला एंगल। अब बच्चों ध्यान से सुनना, साइन थीटा, साइन थीटा एक रेशियो बनाया गया जिसको बोला गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। फिर बोला गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बोला गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, और एक बना गया टेन थीटा, इसको बोला गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। सर ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैंने एक एंगल ले लिया थीटा 30 डिग्री, यहाँ पे क्या ले लिया, एक एंगल ले लिया 30 डिग्री यहाँ पे, और आप सबसे बोला कि आप एक 30 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसका एंगल कितना हो, 30 डिग्री हो, सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ। तो सब लोग बनाने लगे अपना अपना, कितने बन सकते हैं, हजारों एंगल्स बन सकते हैं। ये लो, ये भी तो 30 डिग्री पे है, ये लो, ये भी 30 डिग्री पे है, ये लो, ये भी तो 30 डिग्री पे है ना, यहां से भी बना लो तो ये भी कितने पे है, 30 डिग्री पे ही तो है। तो जब आप सब लोग आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये भी 90 डिग्री है, इसका भी एंगल 30 डिग्री है, लेकिन इसकी हाइपोटेनियस कितनी है, ये है, इसकी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएगी, है ना, कोई छोटा सा ट्रायंगल बनाएगा, कोई बड़ा सा ट्रायंगल बनाएगा, बट जब इनका रेशियो लोगे आप, जब एंगल कांस्टेंट रखोगे, वो कांस्टेंट आएगा हमेशा। और अगर एंगल कितना है, मैं कहता हूं साइन 30 डिग्री है, तो जो आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आएगा वो हमेशा बच्चों 1/2 होगा, मतलब 0.5 होगा। क्या बात समझ में आई? साइन थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो हमेशा बच्चों कितना होगा, 1/2, दैट इज 0.5। क्लियर, समझ में आया? वो ये क्या रेशियोज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी थीटा पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। सिमिलरली ये क्या है, आप तो समझ ही गए होंगे, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो अगर मैं बोलूं अगर यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री, तो जो cos 30 cos समझ चुके होंगे कि हम बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले रहे हैं, तो ये भी बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक एंगल बदलोगे नहीं, अब 30 रखोगे। और ये कितना होता है बच्चों, √3/2, √3/2। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है, मैथमेटिशियंस ने बनाया, बहुत अच्छी चीज है, आप करके देख लेना। 4-5 ट्रायंगल बना लो, एंगल रखना 30 डिग्री, बस ये बदलते रहना, और जब रेशियो निकालोगे तो 30 पे इतना ही आएगा, और बेस और इसका निकालोगे तो इतना आएगा। समझ आया कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। और इसका निकाल लोगे टाइम का कितना है, इसका √3 आएगा, इसका क्या आएगा, √3 आएगा। क्या बात समझ में आई?
यस और नो? नहीं, इसका 1/√3, चलो 1/√3 आएगा। क्यों? साइन टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लोगे तो टेन थीटा ही आएगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये मैथ्स में पढ़ोगे आप, हमें बस साइन थीटा का काम है, सब क्यों पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ जाएगा 2 मिनट में। क्लियर है? साइन की कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, ये याद रख लेना आप। ठीक, आइए अभी दे दूंगा वैल्यू। तो लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर लाइट चेंज ना करो, मतलब लाइट सेम कलर की रखो, तो लाइट का कलर चेंज हो जाता है तो बेटा लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लाइट का नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो हमें क्या बोला मैंने आपको, लाइट सेम रखो, लाइट को क्या रखो, सेम रखो। क्या रखो? सेम रखो, सेम कलर की। मैंने कहा रेड ले ली। और मीडियम को कांस्टेंट रखो। मैं कहता हूं ये मीडियम क्या है, एयर है, और ये मीडियम क्या है, कोई भी वाटर ले लो या ग्लास ले लो, जो भी आपको लेना है एक कुछ। तो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बच्चों कांस्टेंट होता है। क्या होगा, आप एंगल को बदल दो, साइन के आई के एंगल को बदलो। अभी अपन ने कितने पे कराई, सपोज मैंने बोला 30 डिग्री पे कराई, तो एक आर मिलेगा आपको। तो साइन ऑफ 30 डिग्री लो और साइन ऑफ आर का रेशियो लो, कुछ वैल्यू आएगी। मैं कहता हूं की सी कहता हूं, ठीक। फिर मैं आपसे कहता हूं काम करो, लाइट को रेडी रखो, लाइट नहीं चेंज करना, और अब इसको 45 डिग्री पे गिराओ। कितने पे गिराओ बच्चों, 45 डिग्री पे गिराओ। कितने पे गिराओ, 45 डिग्री पे गिराओ। फिर से रिफ्रैक्ट होगी, कुछ ना कुछ आर आएगा, अरे रिफ्रैक्शन आएगा ना, तो कुछ ना कुछ आर आएगा। फिर से आप इसका रेशियो लो, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन आर, तो वो जो रेशियो आएगा वो भी सेम आएगा। समझ में आया क्या है लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ है, किसका, रिफ्रैक्शन का। और ये स्नेल्स लॉ भी थोड़ी देर में आ जाएगा। क्लियर हो गया? लॉ क्लियर है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ टू मीडियम, मीडियम बदल लेना। पहले नहीं तो आपने इसमें नाप लिया, इसको वाटर करके, दूसरी बार एंगल बदला और आपने इसको ग्लास कर दिया। नहीं, ये अगर एयर है और ये वाटर है तो एंगल आप किसमें बदलोगे, इन्हीं में, एयर में और वाटर में। और लाइट क्या रखोगे, सेम। समझ में आया? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर टू कांस्टेंट मीडियम्स एट अ कांस्टेंट लाइट। क्लियर? डन? बोलो। ठीक है, तो यहीं से देखो बच्चा स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ भी है। ये क्या है, स्नेल्स लॉ भी है, ध्यान से सुनना। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एनी टू मीडियम is equals to the refractive index of medium 2 with respect to 1। ध्यान से समझना इसको, मैं दूसरे तरीके से ही बता दूंगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। ये क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब 2 क्या है और 1 क्या है इसको समझना, नहीं तो बच्चे क्या करते, अल्टी पल्टी कर लेते हैं। इसको ऐसे याद रखना बच्चों, 2 वो मीडियम है, तो वो मीडियम है जहां रे जाएगी, और 1 वो मीडियम है जहां से रे आएगी। ये याद रखना। 2 कौन सा मीडियम होगा बच्चों, जहां रे जाएगी, क्योंकि आई कहां बनेगा, 1 में, और आर कहां बनेगा, 2 में। क्योंकि मैं उल्टा भी कर सकता हूं, सोचो ध्यान से। ये क्या है, मैं क्या, लाइट यहां से आ रही है, वाटर से आ रही है, एयर में जा रही है, आई ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। तो आप 1 इसको मानोगे तो और 2 इसको मानोगे, जैसे आपको मानना हो। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर किसका रेशियो होगा, n1/n2 का होगा। समझ में आया? क्लियर है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और यहाँ 2 वो मीडियम होगा जहां रे जाएगी, और 1 वो मीडियम होगा जहां से रे आएगी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है?
आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है। ये क्या पढ़ लिया हमने बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ लिया हमने? रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप खुद बताइए मुझे, अगर मैं कहूं द डेंसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमेशा कांस्टेंट ही तो होगी। कितनी होती है मैं आपको बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है 1.3। तो आप जब आई बदलोगे, आर बदल जाएगा। जब इनका रेशियो लोगे तो हमेशा आना कितना चाहिए? 1.3। कितना आना चाहिए? 1.3। समझ आया? ये थोड़ी ना बदल जाएगा, कांस्टेंट। मैं कहता हूं उसको वाटर बदल के ग्लास कर लो, वाटर बदल के मीडियम को क्या कर लो? ग्लास। तो जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एयर के रिस्पेक्ट में होती है 1.5। आप आई बदलते रहो, आर बदलेगा। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और अगर इससे जा रही होगी, किससे? ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां आएगा? अंदर आएगा। तो मेरी बातें समझ आई? यस और नो? क्लियर है? इसको मैं एक दूसरा तरीका और दे रहा हूं आपको। क्या है, कभी आप बच्चे लिखने में पलटी कर देते हैं, बाकी आप करोगे नहीं, आपको समझ आ चुका है। जब मैं साइन ए बाय साइन आर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखूंगा, इतना याद रखना 2 कौन सा मीडियम है? जिसमें जा रही है। 1 कौन सा मीडियम है? जिसमें आ रही है। क्लियर? डन? आगे बढ़े। चलो क्लियर? ऐसे याद रखना, ऐसे रख लो, सही तरीका, सबसे बढ़िया। ये 2 है, ये 1 है, ये I है, ये R है। ये 1 है, ये 2 है, ये I और ये R है। डन? ठीक, ध्यान से सुनिए। तो आप क्या करो, जिसमें आ रही है उसकी डेंसिटी, इसकी होगी N1 और इसकी होगी N2। तो जिससे आ रही है उसकी डेंसिटी, उसमें मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, बराबर जिसमें जा रही है उसकी डेंसिटी और उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिससे आएगी तो इंसिडेंट वहां बनेगा, तो उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आई, जिसमें जा रही है N2 इंटू साइन ऑफ आर। तो ध्यान से देखिए, साइन आई उधर से उसको ले आते हैं, साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1। और ये क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो आप ऐसे कर लोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। नहीं तो आपको 2 और 1 याद रहेगा कि अपन ने यहां तो 1 मान लिया, यहां 2 मान लिया। कभी कभी वो लाइट कहीं और से देते, तो कंसेप्ट है जहां से आ रही है n उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय साइन आई, जहां जा रही है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय साइन आर। आपने आप आपको क्वेश्चन सही होगा, जो भी पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो। क्लियर? और वीडियो चेक कर लो, इट्स गोइंग ऑन। डन? बोलिए सर, सब क्लियर, मजा आ गया, क्वेश्चन करवाओ। लो भाई, क्वेश्चन करवा देते हैं, आओ क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर। कहां जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है। क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको लिख के आएगा, आप समझ जाओगे। रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज what? 1.3. The refractive index of water is 1.3, and the angle of incident is 30 degree. Then what is the angle of refraction? A ray of light enters from air to water and incident at an angle of 30 degree. Where the refractive index of water is 1.3, then the what is the angle of refraction? क्या बात समझ रही? तो पहले कुछ वैल्यूज को सीखिए आप और यहाँ ध्यान दीजिए, याद रख लेना इन वैल्यूज को, नोट करो। साइन 30 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी करेंगे। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, जो कि 0.5 होगी। क्लियर?
साइन 45 की स्टैंडर्ड वैल्यू में कुछ होती तो सारी है, √1/√2 होती है। इसको कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.7 आएगी। फिर आप आ जाओ साइन 60 पे आ जाओ, तो साइन मैथ्स में पढ़ोगे सारी वैल्यूज आप। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, कैलकुलेशन करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.84 होगी। फिर आ जाओ बच्चों अपन साइन 90 पे, तो जो साइन 90 होता है बच्चों वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये कुछ रेशियोज हैं, वैल्यूज हैं फिक्स एंगल करके, क्लियर। तो यहाँ हमारा स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्लियर। तो बच्चों किसकी दी हुई है? वाटर की। किसके रिस्पेक्ट में? एयर की। तो ये तो दी हुई है, और ये 2 कौन सा होता है? जिसमें जा रही हो, माने n2/n1, तो बेसिकली 1.3 ही है। तो साइन आई की जगह क्या लिखेंगे? साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन आर बराबर कितना बच्चों? 1.3, क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 0.5 या 1/2, जो भी आपको लिखना है, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक, डिवाइडेड बाय, मैं साइन आर को उधर ले जा रहा हूं, इसको नीचे ला रहा हूं, तो ये हो गया 1/3 इंटू साइन आर, क्लियर। तो आप देखिए आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.3 इज इक्वल्स टू साइन आर। डन। देखो फटाफट, 1/2 इंटू 1.3 इज इक्वल्स टू साइन आर। सब वैल्यू रखी है मैंने किसमें? स्नेल्स लॉ में। ये क्या है? स्नेल्स लॉ। 2 क्या होता है? जहां जा रही है उसकी डेंसिटी 2 था, जहां से आ रही है, तो वाटर में जा रही है तो वाटर की तो है 1.3। उल्टा होता, अगर वाटर से जाती और एयर में निकलती तो ये हो जाता 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहां क्या कर लेते? 1.3, क्योंकि 2 कौन हो जाता? वाटर। 1 कौन हो जाता? एयर। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सॉल्व करना है इसको अभी। अरे समझ आया? क्लियर। सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये मिटा दूं साइड से। अरे ये मिटा लो ना सर, ये क्यों बना के रखा हुआ है? अभी आपका काम है, आपको करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2.6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन आर, ठीक। अब 1 को 2.6 से डिवाइड करिए फटाफट, कितना आएगा? अपन डायरेक्ट कर सकते हो, या तो एक काम करो, ऊपर कर लो 10, नीचे कर लो 26, इज इक्वल्स टू साइन आर। इसको आप सॉल्व कर लें, इसकी जो भी वैल्यू है तो आप कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स ये वैल्यू इज इक्वल्स टू आर। तो वैल्यू निकाल लोगे कि निकाल के दिखाऊं? बोलो जल्दी, कर लो फटाफट। 26, ये कर लो 100, ये कर लो पॉइंट, ये कितना हो गया? ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये आएगा आपका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का कितना हो गया? 18, 78, सही कर रहा हूं? 78 बचा कितना अपना बच्चों? ये बचा 22, ठीक। फिर से 0 डाल लो यहाँ पे, फिर से इसको सॉल्व कर लो। अब ये जाएगा बच्चों 8 टाइम्स समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 0.38, अप्रोक्सीमेटली निकाल के दिया है, आप निकाल लेना। तो ये कितना आ गया? 0.38। तो अपना ये क्या होगा? साइन इस तरफ आ जाएगा, इसको इनवर्स लिख देंगे, और 0.38 इज इक्वल्स टू आर। क्या बात समझ में? अच्छा एक बात देखो, यहाँ इसको मैं समझाता हूँ। ये क्या है? इसका एंगल भी बता सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। देखो साइन 30 0.5 होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है। देखो 0.5 एंगल 45 हुआ 0.7, एंगल 60 हुआ 0.84, इसलिए मैंने पॉइंट्स में भी बता दिया, और एंगल 90 हुआ तो 1 हो गया। ये कितना आया है? 0.38। तो 0.38 तो इसके ऊपर आएगा ना, किसके? 30 के, मतलब जो एंगल होगा 30 से छोटा होगा। सोच के देखो, यहाँ एंगल कितना है? 0.5 पे 30 है, अपना कितना है? साइन इनवर्स 0.38, मतलब 0.38 की जो वैल्यू होगी वो अपना एंगल की वैल्यू होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां देखो मैं पहले समझा रहा हूं। जैसे साइन 30 कितना है? 0.5, तो मैं अगर उस तरफ ले जाऊं तो ये क्या बचेगा? इस तरफ 30 डिग्री ऑफ साइन इनवर्स 0.5, तो साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। समझ आया कैसे लिखा हुआ है?
साइन उसी को सोच से समझो, साइन 30 की वैल्यू 0.5 है, तो 30 डिग्री यहाँ लिख दिया तो साइन इनवर्स उस तरफ चला गया, तो जीरो साइन इनवर्स 0.5 की कितनी होगी 30 डिग्री। समझ आया? ऐसे ही 0.38, तो ये तो कहां आएगा 0.5 से ऊपर, तो इसका मतलब एंगल 30 डिग्री से कम है। तो आर अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ ये एंगल, इतनी वैल्यूज पॉइंट हर वैल्यूज याद नहीं कर सकते, आप इतना लिख दो कि आपका आंसर सही है। समझ में आया? फिर भी अगर अप्रोक्सीमेशन की मैं बात करूं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डिग्री के बीच की होगी अप्रोक्सीमेटली। मैंने ये क्यों बताया आपको समझाता हूं। ये एंगल कितना है 30, एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो कम वाली डेंसिटी से जब ज्यादा वाली में जाती है तो आर क्या हो जाता है छोटा, और देखो छोटा ही हो रहा है, 30 से आए थे और छोटे में हो गया। क्या बात समझ आई? अब आप कुछ भी क्वेश्चंस बना लो, इसमें से जितने क्वेश्चंस बना सकते हो। कभी दोनों एंगल दे देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेंगे, और देख लेते एक और क्वेश्चन ऐसा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, टफ तो नहीं लग रहा, आसान। तो बहुत आसान तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले देके चीजें मैं करवा देता ना, तो आप बस रट लेते और एट द टाइम ऑफ एग्जाम और कंसेप्ट आपको समझ ही नहीं आते। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हुआ बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसी सरफेस पे, लाइट कहां से आ रही थी, एयर से आ रही थी और किसी मीडियम में गई। मीडियम नहीं बोला उन्होंने, क्या है उन्होंने बोला लाइट कहां से आ रही थी, एयर से। कहां से आ रही थी, एयर से, और कहां गई, किसी मीडियम में गई, किसी मीडियम में गई। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था बच्चों वो 45 डिग्री था, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया बच्चों वो 30 डिग्री आया। ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों 45 था, मतलब ये, और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन था बच्चों वो हो गया 30 डिग्री। तो बताइए डेंसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर से आ रही है तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एयर की ही बात करेंगे। तो लॉ लगा लो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्यों विद रिस्पेक्ट टू मान लिखते, तो टू कौन सा है, जहां जा रही होती है, किस में जा रही है, मीडियम में। कहां से एयर में, तो मीडियम भी लिख सकते हैं, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, माने एब्सोल्यूट ही पूछ रहा है। साइन आई कितना है 45, तो साइन 45, आर कितना है 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बच्चों साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/√2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितनी आ गई √2, which is approximately 1.414। समझ में आया? क्लियर हुआ? किसके क्लोज है, ग्लास के क्लोज है, ग्लास में ऐसा हो सकता है। डन? समझ आया? कुछ नहीं, वैल्यू रखी है इसमें, वैल्यूज आपको मैंने दे दी है साइन की, किसकी कितनी वैल्यू होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार वीडियोस चेक कर लो। ठीक, डन? बोलो। समझ आ रहा है? आसान है, कंसेप्ट पकड़ना बच्चों। क्वेश्चन तो आप बुक उठाओ और चालू हो जाओ करना। मैं जितने करा रहा हूँ उसके भरोसे मत रहना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जो वीडियो जिस दिन पढ़ो उस टॉपिक के आप बुक उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये तो करना है, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उठाइए और करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमने बचपन से सुन रखा है ना। बहुत ही मोटिवेशन आपको देते रहो, आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि सब आप ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। अपने आप को सिर्फ अपना इंसान खुद ही बदल सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सब पता है कि दुनिया में पढ़ना है और सक्सेसफुल आदमी होते हैं, पढ़ना है और कुछ दूसरा जा रहा अभी तो नहीं है हमारे पास। एज ए स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी, प्राइम वर्क हमारा भी यही है ना। कोई कितना कुछ बोलता रहे, ये मोटिवेट, आपको सब पता है, आपको खुद पता है। पढ़ेंगे, नंबर आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, तो ब्लेड लेके पढ़ना ही है आपको। समझ में आया? मस्ती भी करनी है, खेल कूद भी करना है, क्योंकि बिना इन सब चीजों के पढ़ाई में भी मजा नहीं आता बच्चों। तो मस्ती भी करिए लेकिन लिमिटेड
मैं कहूँ सर आपने तो मस्ती बोला था तो लगे हुए, मस्ती भी करिए लेकिन लिमिटेड, खेल कूद भी करिए लेकिन लिमिटेड, और अपना एक पढ़ाई का फिक्स टाइम बना के उसमें हमने पंचुअलिटी से पढ़ना भी है। सपोज आज आपने ये वीडियो देखा तो इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज के आज निपटाने हैं। क्लियर? बस इतना कर लोगे, एग्जाम के टाइम में 10-10 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने पढ़ लो, रिवाइज करो, काम हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हमने लिखा वेलोसिटी इन 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन 1। एक फॉर्मूला और मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना, और अच्छे अच्छे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने चैप्टर साउंड पढ़ा होगा 9th क्लास में, वहां क्या होती थी, वेवलेंथ होती थी। लाइट और साउंड दोनों क्या है, वेव है, तो इनकी वेवलेंथ होती है। ये क्या है, जैसे साउंड यहां से यहां ट्रेवल किया, तो यहां से यहां इस पार्टिकल ने 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 इसको क्या दिया, डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस यहां से कहां पहुंच गया, यहां। चैप्टर साउंड पढ़ा था ना बच्चों। तो इन जो पार्टिकल ये अपनी जगह पे क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। जो साउंड की जो एयर के पार्टिकल होते हैं ना, जो साउंड जिसमें ट्रैवल करता है, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। और जितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चों। जितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं ये पार्टिकल, आगे पीछे पीछे आगे, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में जितनी बार ये अपनी साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। याद होगा आपको। तो मैंने बोला कि एक कितनी देर में करेंगे, उसके लिए क्या होता है, टाइम पीरियड। और मैंने बोला एक सेकंड में कितना करेंगे, एक सेकंड में कितनी बार करेंगे, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड। अरे समझ में आ? मैंने बोला ये एक सेकंड में 10 बार कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10। एक सेकंड में जो चीज रिपीटेडली सेम चीज रिपीटेड हो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं अपना हाथ यहां यहां कर रहा हूं, एक यहां गया, यहां आया और यहां आ गया, एक साइकिल होगी। ठीक, यहां से यहां पेंडुलम, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। इसका टाइम भी अगर 1 मीटर की लेंथ है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड का होता है। यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना 2 सेकंड का होता है। ठीक, मतलब एक साइकिल। तो मैं कहता हूं जब एक साइकिल को करने में कितनी देरी लगती है, टी, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्यों बता, आपको समझ आ जाएगा 2 मिनट। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देता लेकिन मतलब नहीं है। ठीक, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा साउंड चैप्टर का, शायद आपने ना पढ़ा हो क्योंकि कभी कई बार डिलीटेड पोर्शन हो गया था, तो कई 9th के बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। फिर मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में 10 बार कर रहा है, तो एक बार करने में कितना टाइम लगा हुआ, 1/10। और 10 क्या थी, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, 1 अपॉन टी होती है। ठीक, क्या होती है, 1 अपॉन टी होती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं 1 टी में, मतलब 1 टाइम पीरियड में, जितने में एक साइकिल कंप्लीट करता है, जितना ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल कर जाता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अरे भाई साउंड को यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा ना, समझ में आया? तो मैं आपसे कहता हूं मान लो साउंड यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड में पहुंचा, और मैंने बोला इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड में कहां तक पहुंचा होगा, आधा। तो ये आधा क्या होगी, इसकी वेवलेंथ। समझ में आया? व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्ड इन 1 टाइम पीरियड, चाहे वो लाइट का हो चाहे वो साउंड का हो। तो मैं कहूंगा आपसे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा 1 टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चला, वेवलेंथ के बराबर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ये होती है वेवलेंथ। अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं बेटा, मजेदार है। ये साउंड चैप्टर में पढ़ी होगी आपने। अब मैं जब 9th की वीडियो डालूंगा कभी साउंड चैप्टर के, तब देख लेना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मैंने कहा लैम्डा। ये डिस्टेंस कितनी देर में डिस्टर्बेंस ट्रेवल हुआ, मतलब इस पार्टिकल के पास से साउंड एयर के इस पार्टिकल के पास से डिस्टर्बेंस पहुंच गया, कितना, वेवलेंथ के बराबर। तो ये कितनी देर में जाता है, वेवलेंथ के बराबर, 1 टाइम पीरियड के बराबर। टाइम क्या हो गया, 1/t। अरे यस और नो? तो जो 1/t है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अरे अभी तो बताया। टी क्या होता है, एक टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/t। मैं कह रहा हूं अगर 1 सेकंड में 10 बार उसने साइकिल कंप्लीट करी, तो एक साइकिल कितनी देर में करी होगी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अरे मतलब टी को भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन एफ। तो यहां से देखो वेलोसिटी कितनी हो गई, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये साउंड और लाइट इज ए वेव whose travel with a velocity whose velocity is equals to lambda into its frequency.
लैम्डा इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? समझ में आया? वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है बच्चों? ऑफ लाइट और साउंड दोनों के लिए वैलिड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट और साउंड इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? उसकी वेवलेंथ, और एफ क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मतलब डिस्टर्बेंस ट्रेवल्ड, साउंड क्या है? डिस्टर्बेंस भी तो है, और लाइट क्या है? उसके भी पार्टिकल क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं, एक टाइम पीरियड में टू एंड फ्रो जितना करते हैं। तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और फिर एफ क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, जो वो पार्टिकल कर रहा होगा, चाहे वो लाइट का हो चाहे वो साउंड का हो। यहां देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ 2 को क्या से लिख सकते हैं? वेवलेंथ इन 1 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। देखो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो जब वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है और एक में वेलोसिटी v1 है तो दूसरे में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2। सर इसमें 1 और 2 क्यों नहीं लगा रहे? समझ लेना बच्चों, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ये बिल्कुल दबा के रखना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी जो पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट, वो नहीं बदलती। तो तब भाई साहब ये नहीं बदलेंगे और वेलोसिटी बदल रही है तो क्या बदलेगी? वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बच्चा क्या हो गया? कट हो गया। तो वेवलेंथ खत्म। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, चाहे डेंसिटी के फॉर्म में, चाहे एंगल के फॉर्म में, चाहे वेलोसिटी के फॉर्म में, चाहे वेवलेंथ के फॉर्म में, तो वेवलेंथ ऑफ 2 with respect to 1, sorry, refractive index of 2 with respect to 1 is equals to the wavelength of 1 divided by wavelength of 2। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी घट जाती है। क्यों घट गई? उसकी वेवलेंथ घट गई। अब क्योंकि वन टाइम पीरियड में वो कम चलने लगी तो आगे भी तो बड़ी देर में पहुंचेगी पहले वाले की अपेक्षा। समझेगी नहीं? सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, दिस इज व्हाट? वेवलेंथ। अब कभी आपको वेवलेंथ दे सकती है, बोलेगा एक मीडियम से लाइट आ रही है उसमें वेवलेंथ इतनी है और जिसमें एंटर करी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ उस मीडियम में कितनी हो गई? क्लियर है? हाँ कि ना? तो देखो हमने कितने फॉर्मूले देख लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज n2 by n1, इसको ब्रैकेट में डिब्बा बना के लिख लेना, v1 by v2 लैम्डा 1 by लैम्डा 2 और sin i by sin r। कोई भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कुछ भी दिया हो सकता है, आप वो वाली क्वांटिटी उठा लेना और सॉल्व कर लेना। ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया। क्या बात समझ में आई? आज उठाइए अपना रिफ्रैक्शन वाले की कोई बुक और स्टार्ट कर दीजिए न्यूमेरिकल करना, चाहे नेट से ढूंढिए, चाहे आप एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी में सॉल्व कराऊंगा, लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डालूंगा, मैं सॉल्व कराऊंगा सारा, यहाँ टेंशन मत लेना। अभी तक आपको कोई प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी भी आपको सॉल्व करनी है, आप प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन ना बने तो वीडियो देख लेना एनसीईआरटी वाला जो अभी डालने वाला है। क्लियर? तो यहां से रिफ्रैक्शन पार्ट अप टू न्यूमेरिकल्स, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, वेलोसिटीज कैसे बदलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मीडियम का, ये सब क्लियर हो चुका है। डन? कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो देखें, क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। डन? अब नेक्स्ट पार्ट में हम एंटर करेंगे लेंस में। क्या पढ़ना है बच्चों? लेंस। इसमें मैं एक फॉर्मूला और डालूंगा जब मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, जो कि शायद आपके एनसीईआरटी में बहुत कम आता है, मींस बोर्ड में पूछते हैं, बट ओलंपियाड एनटीएससी में पूछ लेते हैं। तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट आएगा, तो एक और फॉर्मूला बना दूंगा मैं इसका, वो पर बाद में पढ़ेंगे लेंस के बाद। अब हमें पढ़ना है लेंस। लेंस क्यों? क्योंकि लेंस, आप लेंस का यूज क्या करते हो? अपने आंखों में लगाते हो, आप लेंस देखते हो, उससे चीजें आपको बड़ी छोटी दिखने लगती। देखो डिटेक्टिव लोग पढ़ने के, या कोई लोग पढ़ने के लिए, या डिटेक्टिव लोग या वॉच उस लेंस का यूज करते हैं, लेटर्स बड़े हो जाते हैं। या कोई देखा होगा किसी घड़ी की दुकान पे, वॉच की शॉप पे, वो देखा होगा अपने आंख पे एक लेंस लगा लेता है, फिर काम करता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बड़ी दिखने लगती हैं। लेंस क्या करता है? लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो मिरर पढ़े थे, अब क्या पढ़ना है? लेंस। क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्शन पढ़ा है। क्योंकि जब आप आपके जैसे किसी लोगों को चश्मा लगा होता है तो लाइट उस चश्मे से एंटर करती है तभी तो आंखों में पहुंचती है, तो वहां क्या हुआ होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लाइट एयर से जाके ग्लास में एंटर करी तो क्या हुआ होगा? रिफ्रैक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हमें लेंस पढ़ने हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे टाइप के लेंस खत्म करेंगे। टिल देन डू द रिवीजन ऑफ ऑल दिस। हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।